एक मिनट। बेटा कल हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करा था, तो बायोटेक में हम लोग जो पढ़ रहे थे एक बार देखेंगे। मैं तुम्हें बताया था बायोटेक के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन देखा था हमने, बायोटेक की डेफिनेशन देखी थी, ओल्ड व्यू और न्यू व्यू। ईएफबी के अकॉर्डिंग बायोटेक की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू ईएफबी द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में कई बार पूछता है, तो हमें आना चाहिए। ठीक है, तुम लोगों को मैंने बताया था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बनता है वो कैसे बनता है भाई। बायोटेक आरडीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जीन को आइसोलेट करना, ठीक है, आइडेंटिफाई करना, आइसोलेट करना और किसी होस्ट में डाल देना, और वो होस्ट क्या हो जाता है? मॉडिफाई हो जाता है, रिकॉम्बाइंड हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था स्टैनली कोहेन हर्बर्ट बोवेन ने बनाया था। इन्होंने क्या काम किया था? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लिया था और साल्मोनेला टाइफिमुरियम के प्लाज्मिड में इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया था। दिस इज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हमने पढ़ा था। पॉल बर्ग फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग है। इन्होंने सिमियन वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, जीन है, वो ट्रांसफर कर दिया था ई कोलाई में थ्रू अ वेक्टर। वेक्टर का नाम था लैम्डाफाज। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो इतना हम लोग एडवांस कर गए हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, तो दो कारण, प्लाज्मिड का होना और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो मैं तुम्हें बताया था कि कैसे हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। तो एक सिचुएशन कहानी सुनाई थी मिस्टर सिंह और मिस्टर वर्मा की। तो आइडेंटिफाई करना, आइसोलेट करना डिजायर जीन को, ट्रांसफर करना, ट्रांसफर करके रिकम्बाइंड बनाना, रिकम्बाइंड बनाना, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, पूरी कहानी पढ़ ली थी। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बेटा जरूर इंपॉर्टेंट है ये। एनसीईआरटी का जेनेटिक इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस ऑफ द स्टेराइल कंडीशन। जेनेटिक इंजीनियरिंग तो वही है, जीन उठाओ, वेक्टर के थ्रू होस्ट में डाल दो। जब ऐसा काम करते हैं तो स्टेराइल कंडीशन चाहिए, तो वो मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वही था, आइडेंटिफाई, आइसोलेट, आइसोलेट और रिकम्बाइन करना। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था पूरा। डीएनए क्लोनिंग, वन ऑफ द मेन टेक्निक इन आरटी इज डीएनए क्लोनिंग। डीएनए क्लोनिंग दो टाइप से हो सकती थी, इन विवो और इन विट्रो। तो इन विवो कल हम डिस्कस कर रहे थे। तो अगर मैं एक बार फिर से देखूं, इन विवो जो जीन क्लोनिंग पढ़ी थी, एक बार फिर से फटाफट से मेरे साथ रिवाइज करेंगे। जो इन विवो जीन क्लोनिंग पढ़ रहे थे हम लोग, इन विवो मतलब सेल बेस्ड। तो हम लोगों ने क्या काम किया था भाई, एक डीएनए है, इसमें हमारा डिजायर्ड जीन है, ये इंसुलिन का जीन था, ये डिजायर्ड जीन है इंसुलिन का। हम लोगों ने इसको क्या काम किया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस से कट किया। जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस से कट किया तो काफी सारे फ्रैगमेंट्स हो गए। ठीक है, ये रेड वाला इंसुलिन का जीन है, ये हमारे काम का है। हमने एक प्लाज्मिड लिया था वेक्टर, डबल स्टैंडर्ड होता है भी। इसको हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस से कट किया, और ये जो डिजायर्ड जीन था इंसुलिन, लाइगेज एंजाइम डीएनए लाइगेज की मदद से, डीएनए लाइगेज की मदद से इसके अंदर हमने लाइगेट करा दिया। तो ये जो डीएनए बना वो क्या बना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए। पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी ये भी थी, बेटा माइक ऑफ कर लेंगे। अभी तो सोच ली माइक खरीद ले तो फिर पेंटन खरीद के डाल ले पेंटन। कर लिया, चलो ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये भी थी कि ये डीएनए जो डिजायर्ड जीन था वो इसमें डीएनए लाइगेट ना हो, तो उसको बोलते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। चांसेस तो सारी होती हैं। ठीक है, तो जब डिजायर्ड जीन हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस से कट के इंसुलिन निकाला, इस प्लाज्मिड में लाइगेट कर दिया, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन सकता और नहीं भी बन सकता। फिर नेक्स्ट जो था हमारा, नेक्स्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन था, ट्रांसफॉर्मेशन याद करो, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल जो पढ़ा था हमने, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल बाय फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने दिया हाँ, था सर। मैक्लियोड मैककार्थी एवरी। क्या बोल रहे हो? ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल बाय ग्रिफ्थ। हाँ सर, ग्रिफ्थ ने करा था। ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल उन्होंने भाई बताया था ना कि माइस लिया था और वो हाँ एक सर, वो Yes, स्मूथ sir, live वाली Austin. तरह। Yes, हाँ yes. एस्ट्रीन एस्ट्रीन हाँ, आर स्ट्रेन था, स्मूथ स्ट्रेन था। ठीक है, S-train था, yes, sir.
एस्किल्ड। हाँ ठीक है, तो ये हमने देखा था। तो ट्रांसफॉर्मेशन करा हमने। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कोई होस्ट बाहर से डीएनए को ले ले, डीएनए कोई होस्ट सेल बाहर से डीएनए मीडियम से ले ले। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो तीन पॉसिबिलिटी आ सकती है। ये तीनों पॉसिबिलिटीज बना देते हैं। तो ये ई कोलाई है, होस्ट है ई कोलाई। ये ई कोलाई का खुद का न्यूक्लियोइड जेनेटिक मटेरियल। तो भाई ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ट्रांसफॉर्म हो जाए रिकॉम्बिनेंट डीएनए से। ऐसी पॉसिबिलिटी होती है ट्रांसफॉर्म हो जाए नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए से। ऐसी पॉसिबिलिटी है ट्रांसफॉर्म ही ना हो। तो ये होगा ट्रांसफॉर्म सेल, ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल, ये बैक्टीरियल सेल विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल विद नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, नॉन ट्रांसफॉर्म सेल, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद हम सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करते कैसे आगे बढ़ेंगे? सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल। तो ट्रांसफॉर्म सेल दो सिलेक्ट हो जाएंगे जो दो हुए थे। ये खुद ई कोलाई का खुद का न्यूक्लियोइड है। ठीक है, तो दो सेल सिलेक्ट हो गए। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जो ट्रांसफॉर्म तो एक ये वाला था, एक ये वाला था, दोनों ही सिलेक्ट हो गए। ट्रांसफॉर्म सेल विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये ट्रांसफॉर्म्ड है किसके साथ? ट्रांसफॉर्म्ड विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये है नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, ओ सॉरी, ट्रांसफॉर्म्ड विद, ये ट्रांसफॉर्म्ड विद नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, उसके बाद एक बार और सिलेक्शन होगा। ठीक है, इस सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल, ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, सिलेक्शन करते कैसे बताएंगे? तो एक सेल सिलेक्ट हो जाएगा जो हमें काम का है। इसका ही खुद का न्यूक्लियोइड है, ये क्या है उसका? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये सेल सिलेक्ट होगा। तो ये जो तीन में से हमने एक सिलेक्ट कर लिया। अब इसको हम क्या करा देंगे? कल्चर कर देंगे इसका, अगार में ग्रो करा देंगे, मतलब एम्प्लीफिकेशन करा देंगे इसकी। तो जब ये बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड करेगा, जब बाइनरी फ्यूजन करेगा ये बैक्टीरिया, तो कई सारी कॉपीज बना लेगा, अपनी n नंबर ऑफ कॉपीज बना लेगा। वो डिपेंड करता है कि कितने समय के लिए इसको कल्चर करेंगे। और सारे बैक्टीरिया में, सारे के सब के अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ जाएगा। मतलब जो इंसुलिन जीन था, एक से स्टार्ट किया था हमने और सब बैक्टीरिया के अंदर आ गया, तो एम्प्लीफिकेशन हो गई ना, जीन क्लोनिंग हो गई ना। तो ये मेथड था सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग। अगर तुमसे पूछें इस डीएनए क्लोनिंग में हमने क्या क्या यूज किया, तो तुम क्या बोलोगे? क्या क्या टूल्स यूज किए? मतलब इस बनाने में हमें क्या क्या काम आया? हमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस चाहिए था। एंडोन्यूक्लियस, इसके लाइगेस, डीएनए हाँ, DNA ligase, डीएनए लाइगेज चाहिए लाइगेस था, चाहिए था। डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस जो हमें उसमें वेक्टर डालना। प्लास्मिड चाहिए था। ठीक है, वेक्टर के बिना तो कुछ होना ही था। डिजायर्ड डीएनए चाहिए था, यस, डिजायर्ड डीएनए हो गया। होस्ट का वो चाहिए और था, क्या E. चाहिए? coli, होस्ट host सेल। एक cell. होस्ट सेल चाहिए था, हाँ, हाँ, होस्ट सेल। तो ये सब चीजें चाहिए थी हम लोगों को रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। तो इनको बोलते हैं टूल्स ऑफ बायोटेक। ये सारे टूल्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के, बिना इनके बनेगा ही नहीं। तो जैसे एक बिल्डिंग को खड़ा करना है, बिल्डिंग को बनाना है, तो उसमें भी तो टूल्स चाहिए भाई। जो बिल्डिंग जो बनाएगा उसको भी टूल्स चाहिए होते हैं। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, जो बिल्डिंग बनाएगा उसको भी तो टूल्स चाहिए। जैसे टूल्स क्या क्या चाहिए होंगे उसको? भाई ब्रिक चाहिए, सीमेंट चाहिए, बहुत सारी चीज चाहिए। तो वैसे ही अगर हम बायोटेक की बात करें, तो बायोटेक में भी
बायोटेक में भी हम लोगों को टूल्स चाहिए होते हैं, ठीक है, टूल्स ये होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं एक बार। अगर हम बात करें कि भाई हम लोगों को अगर बेसिक स्टेप्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बेसिक स्टेप्स इन genetically modifying an organism। तो बेसिक स्टेप्स क्या होंगे, तो पहला लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा, मैंने बताया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजायर्ड डीएनए। भाई मतलब एक ऑर्गेनिज्म है, ई कोलाई है, उसमें हम लोग एक बाहर से डीएनए डालना चाहते हैं, बाहर से। तो सबसे पहले जिस डीएनए को डालना है, तब जब इस डीएनए को हम बाहर से डालेंगे ई कोलाई में, तभी तो ये मॉडिफाई होगा। कल बार बार बात बता रहे थे ये। तो सबसे पहले इस डीएनए को आइडेंटिफाई करना होगा। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए पहला स्टेप। उसके बाद आइसोलेट करना पड़ेगा। तीसरा, उस आइसोलेट करने के बाद याद करो इस वाले स्टेप पे, जब आइसोलेट करा था हमने, तो इसको हमने किसके साथ लाइगेट कर दिया था, वेक्टर प्लाज्मिड के साथ, तभी तो होस्ट में जाएगा। तो उसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है, लाइगेट इनटू द वेक्टर डीएनए। तो मैं लिख देता हूं, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए इनटू वेक्टर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बाद हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन याद करो, ट्रांसफॉर्मेशन करी थी हमने। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या करते हैं, लास्ट में ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन की बात करते हैं ना, एम्प्लीफिकेशन। तो एम्प्लीफिकेशन, यस सर। हाँ, तो अब मुझे बताओ, ये जो स्टेप लिखे हमने स्क्रीन पे, किसी को कोई डाउट है स्टेप में? नो सर। सर हाँ बेटा। सर फिर जो ई कोलाई का खुद का प्लाज्मिड होता है वो नहीं करता रेप्लिकेट, अगर हम इस वाले को डालेंगे तो? खुद का भी करेगा ना उसका, क्योंकि उसके खुद का प्लाज्मिड में एक ओरा ही होता है। तुम्हें बताया था मैंने कि ये जो प्लाज्मिड है ना, हाँ सर, और है। प्लाज्मिड ओरा ही होता है, ओरिजिनल रेप्लिकेशन। तो ओरिजिनल हम लोग रेप्लिकेशन। जो डिजायर्ड जीन डालते हैं वो ओराई के आसपास डालते हैं। तो ओराई के आसपास डालेंगे तो वो ये प्लाज्मिड का ओराई इसको रेप्लिकेट करा देगा। तभी तो हमें ओराई चाहिए होता है, तभी तो हमें वेक्टर चाहिए होता है। आप खुद सोचो बेटा, ये सोचने की बात है। एक डिजायर जीन है इंसुलिन का, ठीक है, इसमें ओराई नहीं है, ये ई कोलाई है, और ये ई कोलाई का खुद का न्यूक्लियस है, मतलब खुद का न्यूक्लियोइड है, मेन क्रोमोसोम है इसका, और इसका प्लाज्मिड है। अगर इस इंसुलिन जीन को हम बिना बिना वेक्टर के डाल दें डायरेक्ट, तो क्या ये रेप्लिकेट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसके पास ओराई ही नहीं है। तो ओराई कहाँ पे है? ओराई तो प्लाज्मिड पे है। ओराई जो है प्लाज्मिड पे तो होता है। तो इसलिए इसलिए हम जो वेक्टर लेते हैं, यहाँ पर जो वेक्टर लेते हैं, वो वेक्टर प्लाज्मिड लेते हैं हम लोग, वेक्टर लेते हैं प्लाज्मिड। तो उस प्लाज्मिड में ओराई होता है, उसको जब कट करेंगे यहाँ से, तो ओराई को कट नहीं करते हैं, और इस इंसुलिन को लाइगेट कर देंगे। अब ये इसके अंदर जाएगा, अब ये इसके अंदर जाएगा। जब ये इसके अंदर जाएगा, तो ये पूरा ये ओराई हमारे डिजायर जीन को लाइगेट करा देगा, ठीक है। और उसका जो खुद का प्लाज्मिड है वो तो है ही। ओके सर। हाँ, तो बेटा ये ऐसा करते हैं हम लोग, इसलिए तो वेक्टर चाहिए होता है, बिना वेक्टर के काम ही नहीं होगा। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि नीड ऑफ वेक्टर क्यों है। खैर, ये बेसिक स्टेप्स है जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में, तो उसको देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पर, टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम टूल्स के बारे में देखेंगे, टूल्स, ठीक है। तो जो हमें टूल्स चाहिए होते हैं किस चीज के लिए? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। जो हमें टूल्स चाहिए होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, वो क्या क्या है मैं लिख देता हूँ, एक मिनट। वो क्या क्या है तो हम लिखेंगे, एंजाइम्स चाहिए होते हैं हमें, एंजाइम्स चाहिए हमें,
हम लोगों को वेक्टर चाहिए, वेक्टर डीएनए, ठीक है, वेक्टर डीएनए चाहिए। हम लोगों को होस्ट सेल चाहिए, ठीक है। ये जो एंजाइम्स है, एंजाइम्स कई तरीके के चाहिए होते हैं, जैसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस चाहिए होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस भी हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लाइगेज चाहिए होते हैं, लाइगेज Lysing enzyme. लाइगेज का तो Lysine. काम पता, लाइगेज का तो काम पता ही है, डीएनए को ज्वाइन चिपका करना। देना। हाँ, वेरी, ठीक है। Synthesizing enzymes, joining enzymes. Synthesizing enzymes. हाँ बिल्कुल, सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स भी होते हैं बेटा, वो भी लिख देते हैं, सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स भी होते हैं, बिल्कुल सही बोला। ये भी होते हैं, लाइसिंग एंजाइम। यस, Lysing. लाइसिंग एंजाइम्स, ठीक है। क्लीविंग एंजाइम्स में सब ये आ गए, जैसे एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, ये सब जो। Restriction. अब एक एक करके फिर वेक्टर डीएनए पढ़ेंगे, फिर होस्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम टूल्स में क्या पढ़ने जा रहे हैं, एंजाइम्स। तो बेटा गौर करेंगे और सुनेंगे अच्छे से। तो हम टूल्स और बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो एंजाइम्स यूज होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स यूज होते हैं, तो एक एक करके जो हमारी 3 कैटेगरी होती है एक्चुअली एंजाइम्स की, तो जो 3 कैटेगरी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। एक तो होते हैं हमारे, जैसे तुम लोगों ने बताया था, लाइसिंग एंजाइम, सिंथेसाइजिंग एंजाइम और क्लीविंग एंजाइम्स। तो मैं लिख देता हूँ लाइसिंग एंजाइम्स, क्लीविंग एंजाइम्स, और एक होते हैं सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स। ये 3 कैटेगरी होती है एंजाइम्स की जो हम लोग यूज करते हैं, सिंथेसाइजिंग एंजाइम, ठीक है, स्पेलिंग से ही कर लेना, सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स। तो बेटा 3 कैटेगरी है। सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ लाइसिंग एंजाइम्स। लाइसिंग एंजाइम्स, ये लाइसिंग एंजाइम्स क्या करते हैं, ये जैसे कोई बैक्टीरिया है, सुनना ध्यान से बेटा, ये उसका डीएनए है। हम लोगों को इस बैक्टीरिया का कोई जीन, बेटा माइक ऑफ करेंगे बेटा, किसका ऑन है ये? शैंकी कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? हाथ खड़ा हुआ है। सबका ऑफ है, चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं भाई आगे। हाँ, तो हम यस, लाइसिंग एंजाइम, जैसे कोई बैक्टीरिया है, ये इस बैक्टीरिया से हमें ये वाला जीन चाहिए, तो ये जीन कैसे निकालेंगे? पहले बैक्टीरिया को तो क्लीव करना पड़ेगा ना, बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ना होगा। अगर सेल वॉल को नहीं ब्रेक करेंगे तो बिना ब्रेक करे इसका डीएनए कैसे निकाल सकते हैं? तो लाइसिंग एंजाइम्स क्या करते हैं, these enzymes are used for opening the cell to get DNA, ठीक है, टू गेट डीएनए। अच्छा, तो बेटा जैसे बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ने के लिए एंजाइम लाइसोजाइम है, लाइसोजाइम बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ देता है। अगर फंगस से निकालना है तो काइटिनेज, यस। ठीक है, अगर प्लांट सेल से निकालना है तो सेलुलेज, Pectinase. Proteinase. वेरी गुड। तो बेटा ये सारे एंजाइम्स क्या, लाइसिंग एंजाइम। तो ये एंजाइम्स भी यूज होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, ये टूल्स हैं। तो लाइसिंग एंजाइम समझ आए क्या होते हैं, आगे बढ़े, चलो Yes, sir. Yes, आगे। sir. लाइसिंग एंजाइम्स के बाद होते हैं क्लीविंग एंजाइम्स, मैं सेकंड लिख देता हूं, क्लीविंग एंजाइम्स। ये जो क्लीविंग एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं, सुनेंगे, क्लीव करना, ठीक है। ये क्या करते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल को क्लीव कर देते हैं। जैसे भाई कोई डीएनए है,
एग्जाम्पल एक डीएनए, तो अगर डीएनए को क्लीव करना है, डीएनए को कट करना है, कट मतलब क्लीव करना है, तो उसके लिए एंजाइम्स होते हैं। ठीक है बेटा, क्लीविंग एंजाइम्स होते हैं। तो क्लीव मतलब कट करना, डीएनए को कट करना। सपोज करो एक डीएनए है से, और इसमें हमारा एक डिजायर्ड जीन है, ये वाला जीन चाहिए हमें, ये इंसुलिन का जीन है। तो हम इस डीएनए से निकाल कैसे सकते हैं? हम इसको पहले कट करेंगे, क्लीव करेंगे। तो क्लीविंग एंजाइम्स क्या करते हैं? डीएनए को कट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, these enzymes are used to these enzymes are used to these enzymes are used for cleaving the used for cleaving the DNA molecule, क्लीविंग द डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, क्लीविंग एंजाइम्स के कुछ टाइप्स होते हैं, वो लिख देते हैं, टाइप्स ऑफ क्लीविंग एंजाइम्स। तो क्लीविंग एंजाइम्स के हम टाइप्स लिखने जा रहे हैं, मैं आगे लिखता हूं यहाँ पे। तो सबसे पहला जो टाइप पढ़ेंगे बेटा एक्सोन्यूक्लियस है। एक्सोन्यूक्लियस, अब सुनेंगे एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है। एक्सोन्यूक्लियस जैसे सपोज करो एक डीएनए है, ठीक है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, सबको पता है। अगर ये एंड 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम होगा, अगर ये 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम होगा, एंटी पैरेलल होता है, ये भी पता है। तो बेटा जो एक्सोन्यूक्लियस होता है ना, एक्सोन्यूक्लियस वो क्या करते हैं, एंड को कट करते हैं। या तो इस एंड पे वर्क करेगा, इस एंड पे भी वर्क कर सकता है, इस पे भी वर्क कर सकता है, इस पे भी, मतलब डीएनए को क्लीव करेगा एंड से। कट ऑफ द न्यूक्लियो, मैं लिख देता हूँ, एक्सोन्यूक्लियस कट्स द न्यूक्लियोटाइड्स from 5 prime and or 3 prime end of DNA molecule। ठीक है, तो ये एक्सोन्यूक्लियस क्या काम करता है, 5 प्राइम या 3 प्राइम एंड को कट कर सकता है, सिंगल स्ट्रैंड को कट करता है, यूज सिंगल स्ट्रैंड को। ठीक है, तो ये याद रखना। तो एक्सोन्यूक्लियस, एक्सो मतलब बाहर, एक्सटीरियर साइड मतलब ये एंड्स, डीएनए के एंड्स, सिंगल स्ट्रैंड के एंड को। नेक्स्ट है एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस नाम बोल रहा है, एंडोन्यूक्लियस। ये जो एंडोन्यूक्लियस, जैसे कोई डीएनए बीच में से कट निकालना, हाँ, बीच में से, ब्रेक फ्रॉम द मिडल पार्ट। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, ब्रेक्स DNA duplex at any point except the end, ends के अलावा कहीं से भी निकाल दे। ठीक है, सर वो Next- जो एक्सोन्यूक्लियस होता है एंड पे मतलब सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड से हटाता है या फिर कुछ स्पेसिफिक पार्ट पे? वो दो, ऐसा जरूरी नहीं है कि एंड से 2 न्यूक्लियोटाइड को हटा दे, 3 को हटा दे, जरूरी नहीं है कि एक को ही हटा दे, मतलब एक को हटाते जाएगा। देखो ऐसे काम करेगा एक्सोन्यूक्लियस। जैसे ये है, यहाँ पे ATCG है, तो पहले ए को हटाएगा, फिर टी को हटाएगा, फिर जी को, मतलब एंड से हटाता जाएगा। समझ रहे हो? तो हो सकता अच्छा है सर, एक एक ही हटाएगा। एक ही करके हटाते जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, जो मेन इंपॉर्टेंट है, वो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। वो कौन सा है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मैं लिख देता हूँ। अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है क्या, इसके बारे में सुनेंगे जो इंपॉर्टेंट है। रिस्ट्रिक्शन, देखो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ना, जैसे मैं बता रहा हूँ तुम्हें, एक बैक्टीरिया है, सपोज करो एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई, एसर्शिया कोलाई। ये उसका न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर
या फिर प्रोक्रोमोसोम, ये तुम्हें पता ही है, या फिर इंसिपेंट न्यूक्लियस। इंसिपिएंट न्यूक्लियस, ये प्लाज्मिड है इसका। सपोज करो एक वायरस आ गया भाई जो इस बैक्टीरिया को अटैक कर रहा है, एक वायरस आ गया है जो इस बैक्टीरिया को अटैक कर रहा है, वायरस है ये, ठीक है, ये किसको अटैक कर रहा है, इस बैक्टीरिया को। तो ये वायरस है, इस बैक्टीरिया को अटैक करने आ गया है, ठीक है, इसको अटैक करेगा ये। तो ये जो वायरस है इसको बैक्टीरियोफेज बोल सकते हैं क्या? यस सर। Yes, sir. बिल्कुल। अब देखो, अब इस ई कोलाई के पास तो भाई कोई ऐसे हमारे जैसे एंटीबॉडीज तो बनाएगा नहीं है कि एंटीबॉडीज बना दे या बी सेल बना ले या टी सेल बना ले, इसके पास ऐसा कुछ चीज है तो है ना कोई। तो ये ई कोलाई क्या करता है, इससे बचने के लिए, कुछ एंजाइम्स बनाता है, इससे बचने के लिए कुछ एंजाइम्स बनाएगा। उन एंजाइम्स का नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया बनाएगा, ये एंजाइम्स का काम करेंगे। हाँ, ये एंजाइम्स का काम करेंगे, सुनेंगे। ये एंजाइम्स जब बनते हैं तो ये एंजाइम्स ना, जब ये अपना, ये वायरस अपना डीएनए छोड़ेगा अंदर, ये कोई जेनेटिक मटेरियल अंदर छोड़ेगा, तो ये अकेला बाहर, इसका प्रोटीन कोड तो बाहर हो गया। तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं, इसके डीएनए को कट करेंगे। ये जो इसका डीएनए था ना, जो डीएनए था, इसके डीएनए को कट करेंगे। जब इसके डीएनए को कट करेंगे तो वायरस के अटैक से बच जाएगा ये इकोलाई। तो मैं लिख सकता हूँ एक पॉइंट की, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस are produced by the bacteria, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन प्रोड्यूस करता है, बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया एंड cuts the specific sequence of virus genetic material। तो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रोड्यूस कौन करता है, बैक्टीरिया, और एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के वायरस को, जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए या जो भी है, उसको कट कर देगा, तो वो वायरस के अटैक से बच जाएगा, ठीक है। तो मतलब बोल सकते हैं कि these enzymes restrict the entry of virus in bacteria। तो इन एंजाइम्स ने वायरस की एंट्री को रोक दिया, तभी तो नाम पड़ा रिस्ट्रिक्शन। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में रिस्ट्रिक्शन वर्ड जो आता है वो क्यों आता है, बिकॉज दीज एंजाइम्स रिस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ द वायरस इन द बैक्टीरिया। ये जो एंजाइम्स हैं ये वायरस के डीएनए को अंदर नहीं आने देंगे, उसको कट कर देंगे। रिस्ट्रिक्ट वर्ड यहाँ से आया, रिस्ट्रिक्शन। एंडोन्यूक्लियस तो पता है ये बीच से कट करेगा, ठीक है। तो अच्छा, अब ध्यान सुनना, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ टर्म रिस्ट्रिक्शन comes from the fact that these enzymes restrict the entry of foreign DNA in the bacteria, इसलिए वर्ड आया रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो therefore it is believed that, ये मैं आर ही लिख रहा हूँ, मतलब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, that restriction endonucleases evolved by bacteria to resist viral attack। वायरल कौन है, बैक्टीरियोफेज, ठीक है, उनके अटैक से बचना, ठीक है। तो ये बोला जाता है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन इवॉल्व कर रहा है, बैक्टीरिया
इवॉल्व कर रहा है ताकि वो वायरस के अटैक से बचे जा सके। तो बेटा ये जो मैकेनिज्म है इनका, इसको ये को-इवोल्यूशन का एक एग्जांपल है। को-इवोल्यूशन का कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा कि कैसे ये को-इवोल्यूशन का एग्जांपल है? Yes, sir. बोलो। बोलो कौन बोला था? कोई एक्सप्लेन करेगा क्या? ये सर ऐसे कि मतलब सर वो उनके न्यूक्लियस को सर, उनके जो न्यूक्लियड होता है सर उसको डिस्ट्रॉय करते नहीं है, बट सर वायरस के न्यूक्लियस को सर मतलब जो डीएनए होता है उसको कट कर देते हैं। तो अपने अंदर उन्होंने सर मिथाइलेशन प्रोसेस डाल रखी है, मतलब इससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं इससे। हाँ, तो को-इवोल्यूशन क्या बताया था मुझको याद है? को-इवोल्यूशन क्या होता है? ये सर जब कुछ ओरिजिन होता है इवोल्यूशन सेम पीरियड में होता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। हाँ, एग्जांपल बताया था मैं तुम्हें को-इवोल्यूशन का, कोई याद है? यस सर, यक्का प्लांट प्रोनोबोमॉथ। हाँ बिल्कुल सही है, का प्लांट बोला। तो इसमें ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और वायरस का अटैक, ये कैसे एग्जांपल हुआ को-इवोल्यूशन का? सुनेंगे जरा। अब सर देखो। जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तभी होगी जब वो होगा वायरस। हाँ, अब सुनना जरा, एक ध्यान से बात सुनना जो मैं बताने जा रहा हूँ। जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ना, वो क्या काम करते हैं? वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को डिटेक्ट करते हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस को डिटेक्ट करते हैं और फिर डीएनए को क्लीव करते हैं। स्पेसिफिक सीक्वेंस को डिटेक्ट करेंगे एंड क्लीव्स द डीएनए, वो जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं, सब सुनेंगे ध्यान से, ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं वो पैलिंड्रोम्स होते हैं। पैलिंड्रोम से ऐसे सेम फ्रेम्स इन हाँ, बोथ डायरेक्शंस। GAATC, GAATC। अब तुम देखो इसमें ये सीक्वेंस जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी, कॉम्प्लीमेंट्री है सारे, और सीक्वेंस इस डायरेक्शन में रीड करो, इस डायरेक्शन में रीड करो, सेम आ रहा है नहीं आ रहा? यस Yes, sir. हाँ, तो ये पैलिंड्रोम्स होते हैं। तो पैलिंड्रोम्स होते हैं बेटा। तो ये जो हमारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं किसको कट करते हैं? ये पैलिंड्रोम्स को कट करते हैं। तो एक्चुअली पैलिंड्रोम्स को डिटेक्ट करते हैं और पैलिंड्रोम्स को डिटेक्ट करने के बाद कट करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये पैलिंड्रोम्स तो बैक्टीरिया के पास भी हो सकता है, बैक्टीरिया के डीएनए में भी हो सकता है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये बैक्टीरिया के डीएनए को भी तो कट कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया का डीएनए क्यों नहीं कट होता इनके खुद के पर एंजाइम वो से? मिथाइल ग्रुप Methylation. ऐड तो करते हैं सर मिथाइलेशन अपने ऊपर, मिथाइल हाँ ग्रुप होता है। अपने डीएनए के ऊपर मिथाइल ग्रुप ऐड कर लेते हैं वो, और जिससे हाँ वो चेंज हो जाता हाँ, अब सुनेंगे ये, इसका आंसर सुनेंगे। सपोज करो बैक्टीरिया है, सब सुनेंगे जो क्लास में बच्चे हैं। ये बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है, ठीक है? बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है। यहाँ पे एक वायरस आ गया है इसको अटैक करने, और वायरस ने अपना डीएनए अंदर छोड़ दिया, ठीक है? ये जो डीएनए छोड़ा है ये वायरस का है। अब ये बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई। ये ई कोलाई क्या काम करेगा? एंजाइम्स बनाता है, उसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। ये एंजाइम्स क्या करते हैं? पैलिंड्रोम्स को डिटेक्ट करते हैं। तो सपोज करो ये सीक्वेंस का पैलिंड्रोम है, ये वाला, और यही पैलिंड्रोम यहाँ पे भी है इसके डीएनए पे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ये जो एंजाइम है, ये जो एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये वाला जो एंजाइम है, इसके पास कटर है एक। तो ये कटर इसको भी काट सकता है और इसको भी काट सकता है, इसको भी काट सकता है, क्योंकि सबको डिटेक्ट करेगा। लेकिन क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है ना, वो पैलिंड्रोम पे मिथाइलेटेड होता है। मैं यहाँ पे इसको बता देता हूँ ऐसे। यस, यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच होता है। तो इस मिथाइलेटेड होने के कारण ये जो कटर है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, ये कटर इसको नहीं काटता, किसको? बैक्टीरिया के डीएनए को। लेकिन किसके डीएनए को काट देगा कटर? ये इस वायरस के डीएनए को कट कर देगा। जब वायरस का डीएनए कट हो गया तो इस वायरस के डीएनए के क्या हो जाएंगे? टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब तो ये इन्फेक्शन कर ही नहीं पाएगा ई कोलाई के लिए, और ई कोलाई बच गया, ठीक है? तो पहले पॉइंट ये था कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम
रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्यों नहीं कट कर सकते होस्ट खुद के डीएनए को? बिकॉज द पैलिंड्रोम्स ऑफ द बैक्टीरिया डीएनए मिथाइलेटेड, ठीक है, मिथाइलेटेड होते हैं, तो इसलिए नहीं कट करते। लेकिन ये जो वायरस का डीएनए जो पैलिंड्रोम है उसको डिटेक्ट करेगा और कट कर देगा और वो बैक्टीरिया बच जाएगा। अब सुनो, अब वायरस भी बहुत चालाक है। वायरस जो आ रहा है उसके पास वो भी तो बहुत चालाक है। ये बैक्टीरियल का डीएनए, तो ये जो वायरस आ रहा है ना इसके पास, ये भी बहुत चालाक है। अब ये क्या कर रहा है? अपने डीएनए को मॉडिफाई कर रहा है। अपने डीएनए को क्या कर रहा है? मॉडिफाई। ये पैलिंड्रोम्स को ही बदल देगा। अपने डीएनए को म्यूटेट कर रहा है ना, तो अपने पैलिंड्रोम्स को ही चेंज कर रहा है, तो डीएनए को क्या कर रहा है? मॉडिफाई। अब जो इसका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस था, जो इस इकोलाई का जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस था, जो एंजाइम था, ये जो एंजाइम था जिसके पास कटर था, अब ये इसके मॉडिफाइड डीएनए को पहचान ही नहीं पा रहे। तो अब इसमें क्या करता है? इकोलाई भी क्या करता है? अब नया टाइप का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बनाएगा। तो सपोज करो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1 है, तो अब ये इकोलाई नया टाइप का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बनाएगा, अपना कटर चेंज कर लेगा थोड़ा, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2 बनाएगा। अब ये कटर इसको कट करने लगेगा। तो ये कोई इवोल्यूशन है या नहीं? अगर वायरस अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, म्यूटेट कर रहा है, तो बैक्टीरिया भी तो इवॉल्व कर रहा है अपने आप को नए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बनाने के लिए। तो दोनों, Yes, एक sir. अपने आप को इवॉल्व कर रहा है बचने के लिए, डिफेंस के लिए, एक अपने आप को इवॉल्व कर रहा है अटैक के लिए। तो वायरस अटैक के लिए इवॉल्व कर रहा है और बैक्टीरिया डिफेंस के लिए इवॉल्व कर रहा है। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है को इवोल्यूशन का। किसी को नहीं समझ आया तो पूछेगा। सबको आया समझ? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो ये, हाँ, तो ये को इवोल्यूशन का एग्जांपल है कि बोथ बैक्टीरिया एंड वायरस अटैक, और बोथ बैक्टीरिया एंड वायरस को इवॉल्व एट द सेम टाइम पीरियड। दोनों सेम टाइम पीरियड पे इवॉल्व कर रहे हैं। एक इवॉल्व कर रहा है अटैक के लिए और एक इवॉल्व कर रहा है डिफेंस के लिए। तो ये भी को इवोल्यूशन का एग्जांपल है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया कि ये पॉइंट तो हो गया क्लियर कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को डिटेक्ट करते हैं और सीक्वेंस का नाम क्या है? पैलिंड्रोम्स। और खुद बैक्टीरिया के डीएनए क्यों बचे रहते हैं? क्योंकि वो मिथाइलेटेड होते हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स आगे लिखते हैं। आगे अब मैं लिख देता हूँ, existence of restriction endonuclease was first postulated by स्मिथ। नहीं, आर्बर। स्मिथ ने क्या काम किया तो बताऊंगा मैं। आर्बर एग्जिस्टेंस ना, लेकिन स्मिथ ने in 1970 Hamilton Smith and his colleagues, ठीक है, वो लिख रहे first isolated a restriction endonuclease from the bacterium, क्या नाम था उसका? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये एग्जाम में पूछेगा, एनसीईआरटी का है। ठीक है, तो स्मिथ ने कौन सा बैक्टीरिया से निकाला था? सबसे पहले हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। ठीक है, और उसकी स्ट्रेन, हाँ, स्ट्रेन थी स्ट्रेन आरडी। ठीक है, एंजाइम का नाम था, जो एंजाइम आइसोलेट हुआ था, एंजाइम का नाम था हिंड 2। ठीक है, हिंड 2। H stands for Haemophilus, IN stands for influenza से, और D stands for strain। ये RD स्ट्रेन थी। 2 क्यों आया अभी आगे बताएंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहला जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट किया था वो स्मिथ ने किया था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से, और नाम था एंजाइम का हिंड 2 था। आगे भी लिखना है, which recognizes 6 base pair long। हाँ, 6 बेस पेयर। ये जो बीपी लिखा है बेस पेयर है,
6 बेस पेयर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सीक्वेंस, ठीक है, called as recognition sequence। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फर्स्ट आरई जो था वो हिन2 था। किस बैक्टीरिया से मिला था? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से निकाला गया था। और ये जो एंजाइम है वो 6 बेस पेयर को रिकॉग्नाइज करता है। मतलब बेस पेयर ऐसे जैसे GAATC था ना, तो ये बेस पेयर हो गए, तो 6 बेस पेयर को रिकॉग्नाइज करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फैक्ट्स है जो हमने लिखे, तो आगे लिखते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने इकोलाई से इको R1 निकाल लिया था। हाँ, मैं लिख देता हूँ। आफ्टर कुछ पॉइंट्स हैं। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ हिन2, इको R1 was isolated from E. coli। E. coli से इको R1 निकाला गया। ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम है बेटा, जैसे हिन2 था वैसे ये इको R1 नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, फ्रॉम इको R1, ठीक है। एंड प्रेजेंटली 900 हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड 230 प्रेजेंटली strains. more than 900 RE मतलब restriction endonucleases have been isolated from over 230 strains of हाँ 230 strains of bacteria। मतलब 230 स्ट्रेन से हमें 900 आरी मिले। मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो एक से ज्यादा आरी बना रहे होंगे, एक से ज्यादा इवॉल्व कर गए ना। तो जैसे इकोला है, इको R1 भी बनाता है, इको R2 भी, इको R5 तक मिलते हैं। तो एक बैक्टीरिया कई सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बना सकता है, वो ये को इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो जितने ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मिलेंगे उतना फायदा हम लोगों का। इतना फायदा कोई बताएगा मैंने ऐसा क्यों बोला? जितने ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मिलेंगे उतना ज्यादा फायदा है हम लोगों का। ऐसा क्यों? क्योंकि सर वो स्पेसिफिक करते हैं तो हमें जितने वेरिएशंस मिल जाएंगे सर डीएनए कट करने के सर लिए। क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं तो हमें और बहुत सारे सीक्वेंस के लिए अलग अलग चाहिए। हाँ एग्जैक्टली क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं, और इतने स्पेसिफिक होते हैं कि भाई हम लोगों के चॉइस बढ़ जाएंगे कि किस सीक्वेंस को कट करना है, ठीक है। जैसे सपोज करो कि भाई डीएनए है, ठीक है। डीएनए का यहाँ पे एक स्पेसिफिक जीन है, ये वाला जीन है, ये हमारा जीन चाहिए, ठीक है, ये वाला जीन चाहिए। लेकिन हम लोगों के पास इस वाले जीन को चुनने के लिए हमें यहाँ से और यहाँ से कट करना पड़ेगा, तभी मिलेगा। और यहाँ पे जो कट करने के लिए हमारे पास कोई एंजाइम ही नहीं है, तो इसको हम तो निकाल ही नहीं सकते। और जितने ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होंगे हमारे पास उतनी ज्यादा चॉइस होंगी कि हम इस डीएनए को कहीं से भी कट कर सकते हैं। तो जितने ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होंगे उतना ज्यादा हमारे पास चॉइस होंगी, और उतना ज्यादा हम लोग किसी भी डीएनए को कहीं से भी कट कर सकते हैं, ठीक है। तो 900 से ज्यादा हमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मिलते हैं, इसलिए इन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को बोला गया है मॉलिक्यूलर सीजर बायोटेक्नोलॉजी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इनको खुद से नहीं बना सकते? नहीं, इनको खुद से नहीं बना सकते बेटा, मॉलिक्यूलर सीजर को खुद से नहीं बना सकते, ये बैक्टीरिया ही बनाता है। तो एंजाइम्स होते हैं ना, प्रोटीन के स्ट्रक्चर है, खुद से इस सारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर को नहीं बना सकते, वो स्पेसिफिसिटी नहीं आएगी, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं, ये बात हो गई हमारी। तो नेक्स्ट जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे टॉपिक है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ restriction
एंडोन्यूक्लियसेस, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। ठीक है, तो ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं सुनेंगे। तो तुम लोगों को पहला पता है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिस साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं वो पैलिंड्रोम्स होते हैं, तो मैं लिख देता हूँ। अच्छा, रिकॉग्निशन साइट अलग होती है, रिस्ट्रिक्शन साइट अलग होती है, मैं समझाऊंगा अभी। रिस्ट्रिक्शन लिखते हैं, रिस्ट्रिक्शन साइट रिकॉग्नाइज्ड बाय मोस्ट, रिस्ट्रिक्शन साइट एक्चुअल पोजीशन होती है जहाँ पे वो करते हैं। जो रिकॉग्निशन साइट पे प्रेजेंट होती है। restriction sites recognized by most RE are palindromes. They are highly specialized. मतलब कि जो रिस्ट्रिक्शन साइट होती है वो पैलिंड्रोम्स होते हैं। ठीक है, पैलिंड्रोम्स जैसे मैंने बताया था, जिनको नहीं पता वो सुन लेंगे। पैलिंड्रोम्स वो होते हैं जिनका रीडिंग फ्रेम सेम होता है, सेम but is read in both direction, जैसे लाइक मलयालम। हाँ, रोटर है, एक रोटर वर्ड, यहाँ से पढ़ो वहां से पढ़ो एक ही है। ठीक है, मलयालम, यस, यहाँ से पढ़ो ऐसे पढ़ो, सेम है। ठीक है, तो जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं वो पैलिंड्रोम्स को कट करते हैं। जैसे एग्जांपल में बता रहा हूँ, पैलिंड्रोम GAATC। ठीक है, तो 5 प्राइम एंटी पैरेलल होगा, G की जगह CAATTC। तो ये जो सीक्वेंस है एकदम पैलिंड्रोम है, यहाँ से रीड करो चाहे यहाँ से रीड करो, यहाँ से रीड करो चाहे यहाँ से रीड करो, सेम है। ठीक है सर हाँ, सर तो हम अगर ऐसे होता GAA और फिर उधर साइड से भी पढ़ते तो GAA एक ही स्ट्रैंड में, तो भी पैलिंड्रोम बोलते। GAA और उधर से कैसे सर जी लगा लो सिर्फ सर। यहाँ G लगा लूं? नहीं सर, ए के बाद जी। अच्छा, GAAG ये कह रहे हो? हाँ सर, हाँ सर। तो पैलिंड्रोम कैसे हो सकता था फिर? तो CTTC आता ना इसका कॉम्प्लीमेंट थी। सर जैसे हमने मलयालम में पढ़ा तो हमने तो एक ही वो लिया था ना, यहाँ पे दोनों स्टैंड कर लेते हैं। नहीं, वो तो बस एग्जाम्पल बताए थे मैंने। इंग्लिश लैंग्वेज में जो एग्जाम्पल होते हैं वो तो बस, लेकिन ये DNS डबल स्टैंडर्ड होता है ना, वो तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया। हाँ सर, दोनों स्टैंड होने चाहिए मतलब। हाँ, ठीक है, समझ आया? किसी को कुछ यस पूछना है? सर, यस सर। हाँ, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस जिस सीक्वेंस को पहचानते हैं उस सीक्वेंस का नाम क्या होता है बेटा? उस सीक्वेंस का नाम होता है पैलिंड्रोम्स। ठीक है, तो ये बात नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। जो नेक्स्ट टॉपिक है मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसका नाम है एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसे एक्शन करते हैं वो सुनेंगे। अब देखो, सपोज करो मैंने बताया था कि भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब बनाना होता है तो ये एक वेक्टर है, जैसे हम लोगों ने लिया था वेक्टर है, प्लाज्मिड, ये हमारा डिजायर्ड डीएनए, हमने निकाल लिया डिजायर्ड डीएनए। तो अब इसको क्या काम करेंगे भाई? इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे। मैं ऐसे लेता हूँ पूरा, ये डिजायर्ड डीएनए था, इसको भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे। फिर डीएनए लाइगेज यूज करते हैं, याद करो डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या काम कर देता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना देता है ना? तो हमारा मकसद है Yes, कि sir. इन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एक्शन पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, सुनेंगे अब कैसा होता है। तो भाई वेक्टर डीएनए, एक मैं वेक्टर डीएनए लिख रहा हूं, वेक्टर डीएनए GAATTC। इसका यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री G की जगह CTTAG। तो पैलिंड्रोम तो हो ही गया।
ठीक है, ये वेक्टर डीएनए। और इधर बना लेते हैं, ये एक फॉरेन डीएनए हमारा, फॉरेन डीएनए G AA+T+C कॉम्प्लीमेंट्री C+T+AA+G, ये पैलिंड्रोम ही है, ये फॉरेन डीएनए। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, इसको इन दोनों को रिस्ट्रिक्शन एंड सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करते हैं, इंपॉर्टेंट है। इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम है इको R1। इको R1 यहाँ से जो कट करेंगे, किससे कट करेंगे, इको R1। तो इको R1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम है, इको R1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम है। तो इको R1 क्यों पढ़ा, E स्टैंड्स फॉर इशर्शिया, CO स्टैंड्स फॉर कोलाई, और R स्टैंड्स फॉर द स्ट्रेन नेम RY13। RY13। हाँ, तो अब एक बात सुनेंगे, तो अब ये जो इको R1 जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये यहाँ से कट करता है, यहाँ से कट करता है। देखो ये इसका रिकॉग्निशन, ये इको R1 का ये जो G AA+T+C है ना, ये इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, इसको रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन जो कट करता है ना रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंस, कट यहां से करता है G और A के बीच में। तो ये जो सीक्वेंस है, ये क्या हो गया, रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंस, रिस्ट्रिक्शन साइट एक्चुअली। तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन साइट क्या होता है, ये क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन साइट क्या होती है, किसी को कुछ पूछना है इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे। अब देखो, अब क्या होता है एक्चुअली, जो हमारा वेक्टर डीएनए था कुछ ऐसा था, G AA+T+C, ठीक है, C+T+AA+G। और जो फॉरेन डीएनए था वो कुछ ऐसा था, G AA+T+C, C+T+AA+G, पैलिंड्रोम है। तो इको R1 यूज किया, तो इको R1 ने यहां से कट कर दिया और यहां से कट कर दिया, ये रिस्ट्रिक्शन साइट होगी ना, इको R1। यहाँ भी क्या, इको R1, इको R1 ने यहां से कट किया और यहां से कट किया, इको R1, ये भी इको R1। तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट कुछ ऐसा आ गया, रिजल्ट देखेंगे, G+T+AA, ठीक है। तो इसका रिजल्ट बेटा ये आ गया। और इसका देखो, ये कट, ये AA+T+C बाहर हो गया ना, यहाँ से कट करा होगा, ये जो कट करा होगा, तो AA+T+C, ये सीक्वेंस बाहर, यहाँ से कट किया होगा तो यहाँ से G बाहर, यहाँ से क्या बाहर हो गया, G। सेम जब यहाँ से कट किया तो यहाँ से G बाहर हो गया, तो रिजल्ट क्या, AA+T+C। और यहाँ, ठीक है, और यहाँ से पूरा ये सीक्वेंस बाहर हो गया, तो क्या बचेगा, G केवल। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है, ये जो खाली सीक्वेंस बच रहे हैं ये वाले, एक बार देखेंगे, ये वाले जो सीक्वेंस हैं, ये वाले, ये इस पे कोई कॉम्प्लीमेंट्री बेस नहीं है, तो इसको स्टिकी एंड बोलते हैं, स्टिकी एंड। यहाँ भी क्या है, ये स्टिकी एंड। अब किसी को कोई डाउट है यहाँ तक पूछे, ये स्टिकी एंड कैसे बने, एक बार देख सकते हैं। No, sir. No, सर ये sir. दोनों स्टिक एंड है ना, GB और CPTA भी। की तरफ भी बनेंगे। मैडम ये वेक्टर में AA ये स्टिकी एंड है, और इसमें भी AA स्टिकी एंड है। और सर जी, ये वाला भी स्टिकी एंड होगा। कौन सा, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ तक? नो सर। ठीक है, No, sir. अब क्या करेंगे आगे, सर? डीएनए लाइगेज। जब डीएनए लाइगेज को लगाओगे तो क्या रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट मैं फटाफट से बना देता हूँ, बाकी फिर डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे केवल G था, और यहाँ पे क्या था, C+T+A। ठीक है, अब ये जो सीक्वेंस है AA+T वाला,
डीएनए लाइगेज को जोड़ देगा, डबल ए डबल टी सी जी तो था ही। अब ये जो डीएनए बना, ये कौन सा डीएनए बना? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखो डीएनए लाइगेज ने इस वाले एंड को पकड़ा और इसके साथ जोड़ दिया, और जो रिजल्ट आया वो ये आया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जो रिजल्ट क्या आया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो किसी को समझ आया कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना कैसे? यस Yes, sir. सर सर। ये सर बोलो। सर जो स्टिकी सर, एंड्स बनते ऐसा हैं, हाँ मनु बोल। नहीं, पहले तू बोल ले तू। ठीक है, तो सर जो स्टिकी एंड्स बनते हैं, जैसे सर एक